प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटीए नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो यदि आप चैनल पे न्यू हैं, मेरी वीडियोज़ को आप पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम इकाई 4 में ही यह टॉपिक लगा हुआ है, मार्क्सवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक भी कहा जा सकता है क्योंकि मार्क्सवाद ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है साहित्य के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। तो पहले देख लेते हैं मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स माने गए हैं। इनका जन्म समय 1818 से 1883 ईस्वी माना गया है। ये एक जर्मन अर्थशास्त्री थी। फिर फ्रेंड्स बता दूं कि हिंदी की प्रगतिवादी कविता मार्क्सवाद से ही प्रभावित है। और सच पूछा जाए तो मार्क्सवाद का ही रूप जो मार्क्सवाद का साहित्यिक रूप है वो प्रगतिवाद है। ओके, जिसको हम प्रगतिवाद कहते हैं ना, वो मार्क्सवाद का ही साहित्यिक रूप माना गया है। और बात करूं तो कार्ल मार्क्स जो थे वो संसार की ऐसा मानते थे कि मतलब संसार की उत्पत्ति नहीं हुई बल्कि उसका धीरे धीरे विकास हुआ है। वे भौतिक जगत को ही विकास का कारण मानते हैं। मार्क्सवाद आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, मृत्यु आदि को के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे। और इन्होंने भौतिक विकास को परिचालित करने वाली पद्धति का नाम द्वंद्व कहा है। आगे हम इसका पढ़ेंगे। चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो मार्क्सवाद ने कार्ल मार्क्स की विचारधाराओं को 3 भागों में बाँटा गया है। सबसे पहले आता है इसके 3 भाग किए गए हैं। द्वंदात्मक भौतिकवाद का विकासवाद। द्वंदात्मक भौतिकवाद का विकासवाद क्या है, इसको समझ लेते हैं। बहुत ही सरलता से मैं इसको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि मार्क्सवाद ऐसा मानते हैं कार्ल मार्क्स की द्वंदात्मक विकास का तात्पर्य यह है कि विकास कहाँ से होता है? द्वंद से होता है। द्वंद का आशय इन्होंने संघर्ष से माना है कि जब तक 2 विरोधी शक्तियों के बीच संघर्ष नहीं होगा, तो तीसरी शक्ति विकसित नहीं होगी। यदि तीसरी शक्ति विकसित नहीं होगी, तो वहाँ पर विकास की संभावना नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहती हूँ, जैसे 2 विरोधी देश जब आपस में कुछ प्रगतिशील कुछ आपस में विकसित होते रहते हैं, वो एक-दूसरे का सहयोग करते रहते हैं, तो वहाँ पर एक तीसरा देश है जो उनको वॉच कर रहा होता है, उनको देख रहा होता है और वो फिर से और भी संघर्ष जारी रखना चाहता है ताकि वो भी सबसे आगे निकल सके। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि द्वंदात्मक भौतिकवाद इनकी विचारधारा के अंतर्गत लिया गया है। ये कहते हैं मार्क्सवाद के अनुसार सृष्टि का विकास इसी द्वंदात्मक भौतिकवाद से ही हुआ है और आगे भी इसी से होना संभव मानते हैं मार्क्सवाद। फिर इन्होंने कहा कि मूल्य वृद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया अपनी विचारधारा में। मूल्य वृद्धि का सिद्धांत तो जो है फ्रेंड्स, इसको इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया। मूल पदार्थ, स्थूल साधन, श्रमिक का श्रम और मूल्य वृद्धि। तो बता दूं फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो मार्क्सवाद क्या मानते हैं? इन्होंने कहा कि पूंजीपतियों ने श्रमिकों का शोषण किया है। यदि मूल पदार्थ की बात करूँ तो कहते हैं कि पूंजीपति जो हैं वो श्रमिक का शोषण करते हैं। पूंजी के बल पर स्थूल साधनों का पूंजीपतियों पर एकाधिकार हो जाता है और उत्पादित वस्तुओं में श्रमिकों का श्रम भी शामिल होता है। ये मानते हैं कि जो श्रम श्रमिकों को मिलना चाहिए, जो पूंजी श्रमिकों को मिलना चाहिए, वो श्रमिकों को ना मिलके पूंजीपति वर्ग का हो जाता है। परंतु कहती कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने समाज को फिर इसलिए 2 वर्गों में विभाजित किया है। एक है पूंजीपति वर्ग, दूसरा श्रमिक श्रमिक वर्ग, है ना? तो फिर इन्होंने कहा है कि इनकी विचारधारा के अंतर्गत तीसरा आता है मानव सभ्यता के विकास की व्याख्या, जो कि इम्पोर्टेंट है। मानव सभ्यता के विकास की व्याख्या के संबंध में फ्रेंड्स इन्होंने इसको 4 भागों में डिवाइड किया। 4 भागों में डिवाइड करके इन्होंने बताया है कि इसके अंतर्गत आता है, एक दास प्रथा है, दूसरी सामंती प्रथा है, तीसरी पूंजीवादी व्यवस्था है और चौथी साम्यवादी व्यवस्था है। ये जो मानव सभ्यता का विकास है, इसके अंतर्गत जो 4 भागों में इन्होंने इसके 4 कालों को डिवाइड किया है, उसमें ये कहते हैं कि
पहला जो आता है दास प्रथा का युग। इस युग में इन्होंने बताया कि श्रमिकों के व्यक्तित्व, उसके श्रम, उत्पत्ति के साधन व उत्पादन, इन सभी चारों पर किसका होता है? मालिक अर्थात शोषक का पूर्ण अधिकार होता है। जो मालिक होता है उसका पूरा अधिकार होता है। और फिर इन्होंने आगे चलकर दूसरा युग जो इन्होंने बताया सामंती युग। तो इस युग में इन्होंने कहा कि मजदूर के व्यक्तित्व को स्वतंत्रता मिली, परंतु शेष तीनों पर शोषण का अधिकार रहा। कौन तीन? पूंजीवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था और दास प्रथा। उस समय इनका ही अधिकार चलता आया। और फिर इन्होंने जो बताया है मूल पदार्थ, स्थूल साधन और श्रमिक का श्रम, मूल्य सिद्धि, मूल्य वृद्धि, इस पर अधिकार चलता आया। किसका? सामंती व्यवस्था का। फिर आगे चलकर इन्होंने मानव सभ्यता के विकास के अंतर्गत एक और लिया, पूंजीवादी व्यवस्था को। पूंजीवादी व्यवस्था में इन्होंने कहा कि इसमें मजदूर के व्यक्तित्व एवं उसके श्रम पर मजदूर का अधिकार हो गया था, परंतु शेष दो पर अभी मालिक का ही अधिकार था। वे शेष दो कौन? श्रमिक का श्रम और मूल्य वृद्धि। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। यदि नहीं आती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसका मैं फेस टू फेस इसको मैं एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। जहां पर आपको ऐसा डाउट लगेगा तो प्लीज बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में बात आ रही होगी कि मानव सभ्यता के विकास को इन्होंने 4 भागों में बताया है। एक है दास प्रथा, दूसरी सामंती प्रथा, तीसरी पूंजीवादी व्यवस्था, चौथी साम्यवादी व्यवस्था। तो इन्होंने फिर दास प्रथा को बताया कि दास प्रथा में श्रमिक के व्यक्तित्व और उसके श्रम, उत्पत्ति के साधन व उत्पादन पर सभी चारों पर अधिकार किसका था? मालिक का ही था। ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि दूसरा है जो सामंती व्यवस्था है। तो बताया कि सामंती व्यवस्था में मजदूर के व्यक्तित्व को स्वतंत्रता मिली, परंतु बहुत थोड़ी सी मिली। फिर इन्होंने कहा जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, तो पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर के व्यक्तित्व और उसके श्रम पर मजदूर का अधिकार हो गया था, परंतु इतना ज्यादा भी अधिकार नहीं था, क्योंकि इनको जो श्रम मिलता था उसका शोषण पूंजीवादी व्यवस्था करते थे। और आधा जो श्रमिक को चाहिए वो पूंजीपति लोग ले लिया करते थे। फिर तीसरा इन्होंने बताया साम्यवादी व्यवस्था, जो इसी के अंतर्गत आता है। साम्यवादी व्यवस्था में जाकर के श्रमिकों को इन्होंने कहा कि कुछ राहत मिली। तो मार्क्सवाद का फ्रेंड्स बता दूं, जो मुख्य लक्ष्य था वो साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित करना था। साम्यवादी व्यवस्था में इन्होंने बताया कि वर्ग भेद तथा शोषण का अंत हो गया, इसलिए राज्य की आवश्यकता अभी नहीं रही कि जिस प्रकार पहले पूंजीपति और शोषक वर्ग को अलग अलग रखा गया, शोषकों के द्वारा शोषित किया जाता था किसको? मजदूर वर्ग को। तो इन्होंने साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित करके इसका खंडन किया। यहाँ पर फ्रेंड्स तथ्य, उम्मीद करती हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। फिर क्या है कि मार्क्सवाद ने कई मान्यताओं को प्रमुखता भी दी। ये कहते हैं कि धर्म, ईश्वर एवं परलोक का विरोध इन्होंने किया। इन्होंने पूंजीपति वर्ग एवं के प्रति घृणा का प्रसार भी किया। ये शोषित वर्ग की दीनता एवं निर्धनता का चित्रण करते हुए उनके प्रति सहानुभूति इन्होंने दिखाई। और फिर इन्होंने नारी का यथार्थ चित्रण भी किया है इस कार्ल मार्क्स के मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। और बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपने जो भी समझने की कोशिश की होगी शायद आप समझ पा रहे होंगे। यदि नहीं समझ में आते तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।